हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो सक्सेस क्लब है, ये ग्रुप है जिसमें क्या होता है कि एक स्टडी ग्रुप है। इसमें क्या होता है, पहले आपका एंट्रेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्या होता है कि एक ग्रुप होता है, उसमें आप आके शामिल होके एक साथ पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जैसे एसएससी हो गया, ठीक है, एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए एक टेस्ट सीरीज चलता है ना, प्री प्लस मेंस का। तो अगर आप पटना में रहते हैं तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप पूर्णिया में रहते हैं तो यहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध है। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ का जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 मैं जल्द लाऊंगा। तो ये पार्ट 2 ही है, ठीक है, ये पार्ट 2 है। और इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बस आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। अगर स्लो अच्छा नहीं लगे तो स्पीड बढ़ा के देखिए, बट देखिए। और जैसे ही ख़त्म हो वीडियो, पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड करके रख लें ताकि रिवीजन के लिए आपको सुविधा हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग, और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। सल्तनत काल है, 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक के काल को हम लोग सल्तनत काल कहते हैं। इसमें कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, बस आप लोग वीडियो पे बने रहें। और मेरा कोशिश रहेगा कि अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जो मुझे देना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अलबरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो किताब उल हिंद है या तारीख उल हिंद है, जो इस पे जो है किन विषयों की समीक्षा की गई है। ऑप्शन एक है भारतीय गणित, ऑप्शन बी है भारतीय इतिहास, ऑप्शन सी है खगोल विज्ञान दर्शन, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा हमारा इनमें से सभी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा अलबरूनी के बारे में। तो ये कहाँ था, ये जो था मोहम्मद गजनी, है ना, गजनवी मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहता था ये, ठीक है। और इन्होंने किताब उल हिंद का रचना किया है। और गजनवी कब आया था भारत, ये इसका पहला आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में और अंतिम हुआ था 1027 ईस्वी में। और इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है, 1025 सोमनाथ मंदिर को लूटा था मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी के अनुसार अत्यज या फिर चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग कौन सा शामिल है। तो जो चतुर्वर्ण है इसका मतलब होता है वर्ण व्यवस्था, है ना। क्या होता है इसका मतलब, वर्ण व्यवस्था, जिसके अनुसार क्या होता था, जिसमें कि समाज जो है 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला होता था ब्राह्मण, दूसरा होता था क्षत्रिय, फिर होता था वैश्य और उसका शूद्र, है ना। तो ये 4 भागों में समाज बटा हुआ था, ठीक है। तो अलबरूनी के अनुसार इसके अलावे भी कौन सा वर्ग था। तो ऑप्शन ए है धोबी, मोची, जादूगर या डालिया, बी है नाविक या मछुआरा, और सी कहता है ए और बी दोनों, डी कहता है ना ही ए और ना ही बी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, इन वर्णों के बारे में व्याख्या किया गया है कि समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित है। पहला ब्राह्मण होता है जो कि विष्णु के मुख से उत्पन्न हुआ है। दूसरा होता है क्षत्रिय जो कि सॉरी ब्रह्मा ब्रह्मा के जो है भुजाओं से उत्पन्न हुआ है। और तीसरा होता है वैश्य जो कि उनकी जांघों से, और शूद्र जो उनके पैरों से उत्पन्न हुए, ठीक है। तो ऋग्वेद काल में क्या था कि ये जो वर्ण व्यवस्था था ये कर्म के आधार पे था। मतलब कि आप अगर शिल्प का काम करते हैं तो आप उस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप युद्ध करते हैं तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, यदि अगर आप पूजा पाठ करवाते हैं तो आप ब्राह्मण की श्रेणी में आएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उत्तर वैदिक काल आया तो वहाँ ये उल्टा हो गया। वहाँ क्या हो गया कि जो वर्ण व्यवस्था था वो कार्य के आधार पे नहीं बल्कि जन्म के आधार पर तय होने लगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलबरूनी का पूरा नाम क्या था। तो हम लोग पहले जान गए हैं, जो अलबरूनी था वो मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहता था, ठीक है। और इसकी किताब क्या है, इसका किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है, किताब उल हिंद, ठीक है। और इसका कह रहा है कि पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है।
दर्पण में क्या होता है, जिसमें हम लोग किसी चीज़ को साफ साफ देख सकते हैं ना। तो कह रहा है कि यहाँ किताब का नाम है किताब उल हिंद है, रहेला है, तारीख ए यामिनी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा किताब उल हिंद। ठीक है, और इसे लिखा कौन है, अल बरूनी। कौन है, अल बरूनी। ठीक है, और अल बरूनी किसके दरबार में रहता था, ये रहता था गजनवी के दरबार में। ठीक है, और गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो कुल 17 बार। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला, इसका सही आंसर होगा किताब उल हिंद। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वह हिंद का युद्ध जो कि 1008-9 में हुआ था, किन के बीच लड़ा गया था। देखिए, जो वह हिंद था वो ब्राह्मण शाही जो राज्य था उसी का राजधानी था। ठीक है, और ये लड़ा गया था मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच में। ठीक है, जयपाल भी इसी वंश से थे। ठीक है, जयपाल क्या हुआ कि इतना बार वो तुर्कों से हारा कि वो शर्म के मारे सुसाइड कर लिया उन्होंने। उसके बाद आनंद पाल से इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। आगे चलते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। यहाँ कुछ कथन दिया हुआ है और विचार करना है, देखना है कौन सत्य है या फिर जो भी कह रहा है। ऑप्शन एक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दाम नियत किए। ये बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया। देखिए, जो तीनों कथन है वो सभी सही है, तो आंसर तो होगा हमारा क्या, सभी सही है। बट मैं बात करना चाहता हूँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये किस वंश से था, तो ये संबंध था इसका खिलजी वंश से। किससे था, खिलजी वंश से। ठीक है, और खिलजी वंश कब से कब तक था, तो ये होता है 1290 से लेके हाँ 1320 तक। ठीक है, तो और जो अलाउद्दीन खिलजी बनता है कब है, ये बनता है 1296 ईस्वी में। ठीक है, 1296 ईस्वी में। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है, जैसे इन्होंने क्या किया था, सैनिकों को नगद वेतन दिया, सैनिक को नगद वेतन दिया, है ना। और क्या किया, तो घोड़ा को दागने का प्रथा स्टार्ट कराया, और जो सेना था, जो सैनिक था, उसका हुलिया लिखना स्टार्ट किया, है ना। हुलिया लिखना इन्होंने ही स्टार्ट किया था, और नगद वेतन भी दिया, हुलिया लिखा। और इन्होंने क्या किया था, एक खुद उपाधि धारण किया था, सिकंदर एहसानी। सिकंदर सिकंदर एहसानी का उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन ने। ठीक है, तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट। और आगे चलते हैं हम लोग, और इसके कार्यकाल में बहुत मंगोल आक्रमण होता है, लगभग 6 मंगोल आक्रमण इसके कार्यकाल में हुआ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। तो देखिए, अभी हम लोग तो बात की अलाउद्दीन खिलजी, ये क्या था, ये जो है अस्थायी सेना रखा इन्होंने। क्या क्या, अस्थायी सेना रखा, और उनको नगद वेतन दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि जो सैनिक होता था उसका हुलिया लिखना स्टार्ट किया इन्होंने। ठीक है, जैसे आंखें कैसी है, भुजाएं कैसी है, पैर कैसे हैं, तो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। उसका जो घोड़ा होता था, है ना, उसका भी उस पर दाग देना स्टार्ट कराया ये। बहुत सारा और भी अच्छे अच्छे काम इन्होंने, जैसे बाजार मूल्य नियंत्रण का अगर हम लोग बात करें, तो इन्होंने क्या किया था कि बाजार को इस तरह से संगठित किया था और इस तरह का पॉलिसी वहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट में लाया था इन्होंने कि किसी सामान का दाम जल्दी नहीं बढ़ सकता था, और अगर कोई कम तौल रहा है तो उनके शरीर से उतना मांस काट लिया जाता था। तो इतना कठोर कानून के बाद क्या था, वहाँ पे कोई गलत ना बेचता था, ना लेता था, देता था। ठीक है, और देखिए, जैसे कि इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 8 युद्ध लड़े। ठीक है, जिस पे कि सब में ये जीतता गया, एक भी नहीं हारा। यही वजह था, इसको बोलते हैं हम लोग सिकंदर एहसानी का उपाधि धारण किया, इसको दूसरा सिकंदर कहा जाता है। ठीक है, और इसके शासनकाल में क्या हुआ, 6 मंगोल आक्रमण आक्रमण हुआ, 6 मंगोल आक्रमण हुआ, जिसको इन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक दबा दिया। और यही वजह था कि ये बेचारा जो है इसी में उलझ के रह गया, और सिकंदर बनने का सपना इसका अधूरा का अधूरा रह गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। तो पहला देखते हैं हम लोग, पहला क्या है, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ पहले। पहला कह रहा है, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। दूसरा देखते हैं, 12 ईस्वी में जनता सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। सही है, उसने हुप्सी सरदार मलिक याकूत को नायाब मलिकत के पद पर नियुक्त किया। रजिया ने सर्वप्रथम सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की
शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। देखिए इसमें जो गलत है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा ये वाला गलत है, 4 नंबर जो गलत है वो गलत इसलिए है। देखिए हुआ क्या था कि जब 1236 में इल्तुतमिश का मृत्यु हो गया, उसके बाद इसकी बेटी रजिया सुल्तान जो है वो सुल्तान बनी। ठीक है, रजिया जो है गद्दी पे बैठी। तो इन्होंने क्या किया कि जो मलिक याकूत था इसको नवाब मलिकत के पद पे जो बैठाया, तो ये गैर तुर्की था, ये तुर्क नहीं था, तुर्क सामंत नहीं था। तो इससे क्या हुआ, तुर्क सामंत इसके खिलाफ भड़क गया। इसको लगा कि गैर तुर्की को अच्छा पद दे दिया और हमें नहीं दिया गया। तो क्या हुआ, ये लोग जो है इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा और क्या हुआ, बाद में इसको हटा दिया वहाँ से और फिर इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। यानी कि गुलरुखी जो है ये शीर्षक हुआ करता था, है ना, उसके उपनाम से एक कविताएं लिखता था। ये है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वही जिन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया, है ना, आगरा शहर का स्थापना कराया और बाद में इसको ही अपना राजधानी भी बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया। जो मिर्जा शाहरुख था ये तैमूर का पुत्र था। ठीक है, और जब तैमूर भारत आया था 1398 ईस्वी में, जब भारत को अच्छे से ये लूट पाट के गया यहाँ से, तो उसके बाद क्या होता है कि भारत में आता है हमारा जो खिज्र खां, जो सैयद वंश है, इसका स्थापना होता है 1398 में ही इसका स्थापना होता है। और ये क्या होता है, ये जो है इसका अधिपत्य स्वीकार करता है। और खिज्र खां क्या करता है कि जो शाहरुख खान है उसको नियमित रूप से टैक्स भेजा करता है, कर भेजा करता था। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा खिज्र खां इसका। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। उसने 40 दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। देखिए ये बिल्कुल सही है। ठीक है, था क्या कि जब इल्तुतमिश शासक बना, सुल्तान बना, इल्तुतमिश जब शासक बना, उसने क्या किया था, 40 तुर्क सामंत का एक संगठन बनाया जिसको तुर्कान चहलगानी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जिसको 40 बोलते हैं कहीं की, और कहीं कहीं तुर्कान चहलगानी कहते हैं। तो ये सब क्या होता था, जो सुल्तान होता था उसका बड़ा ही विश्वास भाजक होता था, इसे बहुत बिलीव किया जाता था। ठीक है, और जो जो भी प्रशासन चलता था उस पर इन 40 का बहुत बड़ा रोल होता था। और जो बलबन था वो कहीं ना कहीं इसी का सदस्य था पहले। ठीक है, इसीलिए जैसे ही बलबन सुल्तान बना 1265 ईस्वी में, ठीक है, तो ये क्या करता है, पहले ही 40 जो चहलगानी था इसको ख़त्म कर दिया, बोला भैया ना आप रहेंगे ना इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। एक नंबर। दो देखते हैं, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। यह कहना चाह रहा है कि जो बलबन है वो कानून और व्यवस्था को जो बहाल, यानी कि सब कुछ सही रहे, कहीं विद्रोह ना हो जाए, इसीलिए क्या किया उन्होंने कि लोह एवं रक्त, यानी कि अपने जो विरोधी होता है उससे बहुत ही सख्ती से पेश आना। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। बिल्कुल सही है ये भी, उन्होंने जो है दीवान अर्ज की स्थापना किया था। तो इस पर अगर बात करें गलत क्या है, तो इसमें गलत कोई नहीं है, इनमें सब सही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं गलत है। ठीक है, अच्छा हम कुछ और बात करना चाहते हैं, तो पहले इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए जो बलबन था, इन्होंने क्या किया था कि जो दरबार था वहाँ पे एक सिजदा सिजदा और एक पैबोस, ठीक है, दो प्रथा चलाया था। सिजदा में क्या था कि जो सुल्तान होता था उसके आगे जब भी कोई आता था तो साष्टांग मतलब झुक के उसको प्रणाम करता था। ठीक है, और पैबोस क्या था, उसके पाँव को चूमता था। ये बस ये प्रूव करना चाहता था कि जो सुल्तान है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और बलबन ने ही ना एक त्यौहार था उसको बोलते हैं नवरोज बोलते हैं। ठीक है, नवरोज का शुरुआत करा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अगला क्या है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं गुलाम वंश के बारे में है पहले। तो ये आता है 1206 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, खिलजी। तो ये कब आता है, 1290 से कब तक करता है ये लोग, 1320। फिर आता है तुगलक, ये 1320 से कब तक करता है ये लोग, 1398।
ठीक है। फिर आता है सैयद, ये कब से कब करता है, ये करता है 1414 से 1451। फिर जो लोधी आता है वो 1451 से 1526 तक ये लोग रहता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, तो अगर पूछ रहा है कि हमको क्रम में बैठाना है, सबसे पहले गुलाम आएगा, तो 1 में, फिर 2, फिर 5, ठीक है, फिर 4, फिर 3, तो 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्रम याद रखना है और सबका ईयर। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है, ठीक है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आता है 1206 में, ठीक है। फिर है इल्तुतमिश, ये आता है 1211 में। फिर है रजिया सुल्तान, ये आती है 1236 में। और एक है आराम शाह, ये आता है 1210। ये कुल 8 महीने के लिए बना था, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो क्या होगा हमारा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले आएगा हमारा, फिर आराम शाह आएगा, फिर इल्तुतमिश आएगा और फिर रजिया आएगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3, हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य दरवाज़ा है, तो ये है कुतुब मीनार का, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कुतुब मीनार। आगे चलते हैं, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। क्रूर एवं निरंकुश शासक था, बिल्कुल सही है, क्रूर था वो। अफगान अमीर की खिलाफत, ये भी ठीक है, नहीं ये गलत है। देखिए क्या कह रहा है, फिर से कर दें, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही, ये भी सही है। और जो दौलत खां जो थे, इब्राहिम लोदी का ही चाचा था, ठीक है, दौलत खां लोदी नाम था इसका। तो ये क्या करता है, काबुल के शासक बाबर को बोलता है कि आप आइए दिल्ली को लूटिए। और जब बाबर यहाँ आता है और लूटता भी है, हरा देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में, है ना, 1526 में किसको हराता है, इब्राहिम लोदी को, और मुग़ल साम्राज्य का स्थापना करता है, नींव रखता है, ठीक है। और बाबर जब यहाँ पे लूट लिया तो दौलत खां सोच रहा था कब जाएगा बाबर, कब जाएगा बाबर, और बाबर को यहाँ का सब कुछ पसंद आ गया, खास करके यहाँ का सर्द, है ना, दिल्ली का जो सर्द था बहुत अच्छा है। और जो ये कह रहा है कि महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ये इसके संबंध में बिल्कुल गलत है, वो ऐसा था ही नहीं, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, गुलाम वंश के आरंभिक, ये तो अभी हमने तुरंत किया है, ये हो गया है। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है, ये कुतुब मीनार का, ये भी हो गया है। आगे चलते हैं, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। पहला है शहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन या मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद गौरी, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट जो हम लोग देख लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्या है, एक है 1191 का, 1192 का, और 1194 का, है ना। 1194 का जो युद्ध था, तो जो 1196 में हुआ था, ये क्या था, ये था तराइन का प्रथम युद्ध, ये था तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये था चंदावर का युद्ध। ये किसी किसी बीच हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। दूसरा हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। और ये हुआ था जो चंदावर का युद्ध था, ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर सही वाला होगा इनमें से सभी, सारा नाम इसका है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था, ठीक है। तो ये आंसर होगा हमारा मुल्तान, किसके विरुद्ध किया था, मुल्तान के विरुद्ध इसका पहला आक्रमण था भारत में। क्वेश्चन कह रहा है, जो मोहम्मद गौरी है वह किस वंश से संबंध रखता है, ठीक है। ये होगा संसवनी वंश, ठीक है। यामनी वंश से कौन था, मोहम्मद गजनवी था। गुलाम वंश से कौन है, तो अकबर हो गया, बाबर हो गया, ये सब गुलाम वंश से, और सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना, ये सब किसे गुलाम वंश से, सॉरी। और खिलजी वंश से कौन है, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जो है, ये खिलजी वंश से थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल क्या था। ये था भटिंडा, भटिंडा के क्षेत्र के लिए ही दोनों में हमेशा संघर्ष होते रहा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था। मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, भटिंडा पर आक्रमण। तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध। क्यों था, क्योंकि तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है, ये था दूसरा। और देखिए इस युद्ध में जब गौरी जीत गया तो उस टाइम क्या हुआ कि भारत में कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं था जो कि स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर सके, ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, ठीक है। और प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था हमारा
91 में। और मुल्तान में कब किया था? 1175 में आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना। आगे चलते हैं। वह कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ठीक है, ये था सोलंकी शासक भीम 1। ठीक है, भीम 2, जो सोलंकी शासक भीम 2 था, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद गौरी को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या हमारा आंसर होगा? सोलंकी राजवंश का भीम 2। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में जो युद्ध हुआ उसका नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं 1194 में हुआ था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंदावर। क्या नाम है उसका? चंदावर। ठीक है, चंदावर। तो चंदावर सही आंसर है उसका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? यानी कि जो मोहम्मद गौरी है, उन्होंने अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? ठीक है, ऑप्शन है करमाथी, गजनबी, सोलंकी या पंजाब का खोखर। तो ये आंसर होगा इसका पंजाब का खोखर। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया, बाद में होने वाले आक्रमण इसका परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? तो ये कथन है V.S. स्मिथ का। ठीक है, अब देखिए हम लोग जरा देखते हैं कि 1192 यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध किस लिए इम्पोर्टेंट, किस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए उस टाइम क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान जब हार गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे उस टाइप का जो पावरफुल होता है राजा नहीं था कोई जो मतलब गौरी का सामना कर सके। इसीलिए क्या हुआ कि गौरी मतलब यहाँ पे कहिए कि उस टाइम से मुसलमान का यहाँ पे जो साम्राज्य था वो कायम हो गया, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो बहुत ही बड़ा निर्णायक युद्ध था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? V.S. स्मिथ। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन है? मुसलमान, कुषाण, सीथियंस या फिर मुगल? तो सही आंसर होगा मुसलमान। तो ये कौन था? ये था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जला दिया था। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। ये तुगलक कौन सा था? इसका जो राजपक होता वो हुआ था 1351 ईस्वी में। ठीक है, 1351 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। और इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलाम था 1,80,000। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? इसका भी आंसर होगा फिरोज तुगलक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फिरोज तुगलक होगा इसका सही आंसर हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका आंसर क्या होगा? फिरोज तुगलक। कितना था? 1,80,000 होगा। ठीक है, गुलाम इसके दरबार में रहा करता था। और एक कब बना था? 1351 में। 1351 में ये सुल्तान बना था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो देखिए तैमूर किस वर्ष आक्रमण किया था? यहाँ किया था उन्होंने 1398 में। ठीक है, और उस टाइम कौन सा राज आया था? सैयद वंश। कौन सा आया था? सैयद वंश। और इसका स्थापना किसने किया था? ये था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन तो आंसर होगा सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ये होता था चौधरी। आगे क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये बोला गया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 ईस्वी में सुल्तान बनता है। और जैसे ही सुल्तान बनता है तो ये जो है सब कुछ को अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, वो उलेमा वगैरह का दखल भी बर्दाश्त नहीं करता है। वो कहता है कि हम खुद से देख लेंगे कैसे करना है। तो इसका जो महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या था? जैसे बाजार मूल्य नियंत्रण था पहला, सैनिक रखा, अस्थायी सैनिक, और घोड़ा दागने का प्रथा और हुलिया लिखने का प्रथा भी इन्होंने स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ठीक है, तो उस टाइम था वहाँ का रामचंद्र देव। ठीक है, क्या नाम था उसका? रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी माना जाता है,
परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का स्थापना किसे माना जाता है? तो देखिए, जो मोहम्मद गौरी ने लगभग, जो इम्पोर्टेंट है वो कई बार मैंने डिस्कस किया, फिर भी एक बार देखते हैं। तो 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये युद्ध जीतने के बाद क्या होता है, गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता एकदम खुला हो जाता है और उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गौरी यहाँ जीत तो जाता है, हर एक क्षेत्र को जीत लेता है, बट वो यहाँ पे शासन नहीं करता, वो वापस चला जाता है अपना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका सेनापति था उसको सब कुछ दे के वो वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये होगा आंसर हमारा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय, असम आक्रमण किया था? ये था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन अल बरूनी, मिनहाज उस सिराज या जियाउद्दीन बरनी? इसका सही आंसर होगा मिनहाज उस सिराज, ठीक है, सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये कहाँ पे है? कुतुब मीनार, ठीक है, कहाँ है? कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली, ठीक है। उसका नींव किसने रखा था? कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा किसने कराया था? ये कराया था इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था? इसका राजधानी था लाहौर। और दफनाया कहाँ गया इसको? दफनाया कहाँ गया इसको? दफनाया भी लाहौर में ही गया था, ठीक है, लाहौर में। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, किस द्वारा किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल का सबसे अधिक पढ़ा लिखा यही राजकुमार था, यही सुल्तान सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। वो अलग बात है कि इन्होंने जो भी प्रयास किया सारा बेकार हुआ, बस कृषि विभाग अच्छा चला इसका। नेक्स्ट चलते हैं, सल्तनत काल के सिक्के टका, सतगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? टका होता था चांदी का, सतगनी भी चांदी का, और जीतल होता था तांबा का। तो हमारा एक नंबर आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अच्छा, पहले खालसा भूमि क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो खालसा भूमि क्या होता है कि ये वैसे भूमि होते थे जिस पे सुल्तान का एकदम प्रत्यक्ष रूप से अधिकार होता था, ठीक है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी बना तो उन्होंने क्या किया, जो भी इनाम था, वफ़ का भूमि था, सारा वापस लिया, बोला उसको खालसा में बदल दिया, बोला हम खुद से करेंगे, आप लोग मत करिए इसमें। तो सही आंसर हुआ अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार है अमीर खुसरो। किसने किया है? अमीर खुसरो इसके रचनाकार है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? मैं अक्ता का बताता, अक्ता मतलब होता है जागीर या फिर होता है राज, ठीक है। किसको प्रदान किया? ऑप्शन है तलाउद्दीन यलदौज है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, या फिर नासिरुद्दीन कुबाचा है। तो आपको सही आंसर कमेंट करना है और ज़रूर बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादों पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, खस्म, उस्र या मुक्तई? तो जो खस्म था ये क्या होता था? ये होता था लूट का धन, ठीक है, लूट का धन होता था। बाकी जो है वो उत्पादों लगता था। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों से विरुद्ध लड़ते हुए, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इन्होंने इसके टाइम पे कुल 6 मंगोल आक्रमण हुआ, ठीक है, 6 मंगोल आक्रमण हुआ। और इसमें उन्होंने बड़ी चतुराई से सबको दबा भी दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि इस लड़ाई में कौन सेनापति मर गया था? वो था जफर खां, ठीक है, क्या नाम है उसका? जफर खां, सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ तक। तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि अगर ये वीडियो किसी को लाभ पहुंचा सकता है, ठीक है, तो आप शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई नया वीडियो आए हमारे इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और धन्यवाद। और इस सीरीज जो लुसेंट का जो एमसीक्यू सीरीज है, इसका पार्ट 3, ठीक है, पार्ट जो 3 है वो बहुत जल्द इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। और जो इसका पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको रिवीजन भी करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।